बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ वीडियोस आज हमने इकट्ठी की हैं। एक वीडियो मेरे चैनल पे आपने देखी है, सिद्दीक जान के चैनल पे भी देखी है। लेकिन मौज़ूआत इतने ज़्यादा हैं कि अलग अलग बात करने की ज़रूरत है। जैसे आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि एक नए फेज़ का आगाज़ हो रहा है। आज से एक नई लड़ाई का आगाज़ हो रहा है। नए मुकदमात, नए क्रैकडाउन, मीडिया की आवाज़ बंद और जंजीरों में जकड़ा हुआ मीडिया, नए लोगों को के पर गिरफ्तारियां और उठाए जाने के खदशात। तो ये सब कुछ होने जा रहा है या सब कुछ हो सकता है या इसका आगाज़ हो गया है। तो एक तो दो सवाल पैदा होते हैं। एक तो ये कि ये अब क्यों हुआ है, आगाज़ क्यों हुआ है, और दूसरा ये है कि ये कहाँ जाएगा मामला, सूरत हाल किस तरफ को जाएगी, और क्या कोई ये चाहता है कि मामला इतने पेचीदा और कशीदा हों और उसका शोर गुल और आवाज़ इतनी ऊंची हो कि उसके नीचे इलेक्शन कहीं दबके रह जाएं। क्या किसी का ये मतमय नज़र है? इस पर बातचीत करते हैं सिद्दीक जान से। सिद्दीक, ये क्या आज जो कुछ हुआ है ये हादसाती तौर पे हो गया है, ये प्लान है किसी का, या हालात इधर को ही जाने थे जिधर को जा रहे हैं और इसका कोई ख़ास मकसद है? देखिए असद भाई, मैं ये समझता हूँ कि जब खान साहब ने इससे बाहर आए थे, असम्बलियों से बाहर आए थे और बात करना शुरू की थी, तो बात इलेक्शन की करना शुरू की थी कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। फिर उन्होंने तो असम्बलियाँ तहलील कर दी। देखें, अब जो है ना, इलेक्शन अनाउंस हो गया है, यानी अब वो हसास तरीन वक्त शुरू हो गया है, वो ख़तरनाक तरीन वक्त शुरू हो गया है। अब तो वही बात है कि अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। वो दिया रह जाएगी, ठीक है। और अब ना आखिरी मराहल हैं। अब देखें, नाउ और नेवर, डू और डाई, दोनों तरफ। खान साहब भी अगर जोर लगा सके अपना और इलेक्शन करा सके, ज्वाइन कहता है तो इमरान खान ही इमरान खान है। और अगर इलेक्शन 30 को ना हुआ और ये आगे चला गया, फिर बड़ा मुश्किल। फिर खान तो नहीं है ना। देखें, अच्छा, वैसे एक बात बताएं, खान साहब को थोड़ा मोहतात होकर चलने की ज़रूरत नहीं है? खान साहब ने एक बैटल विन कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट से उनको इलेक्शन मिल गए हैं। अब उनको अपना फोकस इलेक्शन उस पर रखना चाहिए, इलेक्शन पे, बजाय इसके वो ये कह रहे हैं कि जी मैं सबसे सुलह कर लूँगा। फिर वो ये कह रहे हैं कि जी मैं आज उन्होंने बड़ा सख्त बयान दे दिया, डर्टी हैरी और ये वो। तो खान साहब को मोहतात नहीं होना चाहिए थोड़ा सा? अगर आप मुझसे पूछें तो खान साहब की बहुत सारी चीज़ों में भी कमी कोताही है। अच्छा। हिकमत अमली में, ठीक है। टिकटों की तकसीम का ऐलान अब तक हो चुका होता, कर दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। ये बड़ी कमजोरी है तहरीक इंसाफ की। अच्छा, तहरीक इंसाफ में एक आर्गूमेंट है कि जी हर जगह 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 उम्मीदवार हैं, अभी सब लगे हुए हैं तहरीक इंसाफ के लिए, हम एक को टिकट दे देंगे तो बाकी 4 तो नाराज हो जाएंगे। ये कोई लॉजिक नहीं है। ये तो होना ही है, जब भी होगा, अगर होना है तो 15 दिन बाद भी होना है। आज 6 मार्च है, हाँ। ठीक है। इसका मतलब यह है 30 और 24, 54 दिन रह गए हैं सर जी, ठीक है। कब आप टिकट अनाउंस करेंगे? 15 दिन तो आपको लोगों को बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। देखें, खान साहब की खान साहब की ज़रूर, आप चले, मैं थोड़ा सा आपसे इत्तफाक कर लेता हूँ कि कामयाबी है कि इलेक्शन अनाउंस हो गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आ गया, सदर अनाउंस कर दिया है। लेकिन ये अभी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जब हमारी बात होती है तो कहके लगाए जाते हैं कि यार इलेक्शन, कौन सा इलेक्शन, किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं? 2 असेंबली तो इलेक्शन होने नहीं यार, क्या मजाक कर रहे हैं? मतलब इस तरह से मजाक में उड़ाया जाता है और उस कॉन्फिडेंस के साथ कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं होने देगी। देखें, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। अगर इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं होने देगी तो मुल्क के लिए मैं समझता हूँ ना इस्तेहकाम आ सकता है। नहीं, ये वैसे इतना आसान नहीं है अब। जब ये, हाँ कोई बात नहीं, ये ले। देखें, ये अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला ना आया होता ना, तो फिर तो आप हंस के कह सकते थे कि कौन सा इलेक्शन, केड़ा इलेक्शन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी अगर आप ये कहना चाहते हैं ना कि कौन सा इलेक्शन, तो फिर कम से कम लहजा आपको ज़रूर चेंज करना चाहिए। ये नहीं कह सकते हाँ हाँ केड़ा इलेक्शन, फिर आप कहेंगे यार ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट से लेकिन इलेक्शन नहीं हो सकता। ये नहीं, कम से कम आपका लहजा तो चेंज होगा। उसकी वजह ये कि अब ये इतनी लाइट बात नहीं रही। अब अगर आपको इलेक्शन नहीं कराने तो सुप्रीम कोर्ट के इदारे को जो है वो मिसमार करके आपको इलेक्शन ना कराने होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी की कॉस्ट पर इलेक्शन ना कराने का फैसला करना होगा, ठीक है। ये इतनी आसान बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आप यानी इलेक्शन ना कराएं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी इज्जत वकार भी, पहले ही हमारी अदालतों की इज्जत कोई नहीं है। तो अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि जी इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में
کوئی ادارہ ہے یا نہیں ہے. فرق اس سے پڑتا ہے کہ پاکستان میں ایک ادارہ اور وہ ایک ادارہ جو ہے وہ اس کی عزت وقار پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. اس پہ کوئی ٹویٹ بھی کرے گا تو اٹھا کے ننگا کر کے جیل میں ڈالا جائے گا. اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پھر ایک ہی ادارہ اور کوئی ادارے کی عزت سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, تو اس طرح یہ الٹیمیٹلی تو یہ تو پھر ظاہر ہے پوری ریاست کا نقصان ہے. تو یہ جو ہے نا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی اتنا ہی لائٹ لے رہا ہے جتنا پہلے لے رہا تھا, تو میرا خیال ہے کہ وہ معاملے کی نزاکت کو پھر سمجھ نہیں رہا, یا پھر وہ عوام کے سینٹیمنٹ کو سمجھ نہیں رہا, اور وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ لوگ ہواؤں کا رخ کدھر کو ہے, لوگ کیا سوچ رہے ہیں. یعنی آپ لوگوں کی منشا کی مخالفت کر کے کس حد تک جا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کراچی کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. کراچی میں الطاف حسین والا فیکٹر تھا. آپ نے الطاف حسین ملک دشمنی کی آخری حد کو چلے گئے تھے, اس میں کوئی شک ہی نہیں رہ گیا تھا. ان کے سپورٹرز کے علاوہ کسی کو الطاف حسین سے ہمدردی نہیں تھی پورے پاکستان میں. لیکن ایک شہر کا الطاف حسین جو ہے, اس کی کارکنوں کو بھی آپ ایسے ہوا میں معلق نہیں چھوڑ سکتے تھے. اس کے لیے آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ ایک پاکستان گروپ بنایا, باقی کا آپ نے مصطفیٰ کمال گروپ بنایا, پی ایس پی بنایا. تو یہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کے سینٹیمنٹ کو جو ہے وہ آپ ہوا میں نہیں چھوڑ سکتے, معلق نہیں کر سکتے. تو یہاں پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ایک کاز میں, عمران خان غلط ہے, جھوٹا ہے, نالائق ہے, کچھ بھی ہے, لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت, چاہے وہ دھوکے میں ہی آگے کھڑے ہوں, چاہے وہ غلط ہی فیصلہ کر کے کھڑے ہوں, لیکن وہ کھڑے ہوئے, ان کے سینٹیمنٹس ہیں. یہ تو مٹیریل چیز ہے نا, یہ تو ایگزسٹ کرتی ہے, ان کے سینٹیمنٹس ہیں. تو اگر آپ یہ کہیں گے جی کون سے الیکشن تو ہو نہیں سکتے, تو میرا خیال ہے یہ اب اتنا آسان نہیں رہ گیا جتنا آسان سمجھا جا رہا ہے. دیکھیں اسد بھائی, آپ نے بالکل درست کہا ہے. آپ نے جو چیزیں گنوائی ہیں نا کہ احساس نہیں ہے, ادراک نہیں ہے, فلانی ہے فلانی ہے, اس میں دو چیزوں کا اضافہ کر لیں, پھر آپ کو ملک کے ساتھ آپ کے پتہ نہیں, آپ ملک کا نہیں سوچ رہے, اور پھر آپ اپنی ذات کا سوچ رہے ہیں, اپنے ذاتی مفاد دیکھ رہے ہیں, ملک کا اور عوام کا نہیں سوچ رہے, ملک کی بقا, سلامتی اور وقار کا نہیں سوچ رہے. پھر یہی ہے نا. دیکھیں اس ساری صورتحال میں میں جو دیکھ رہا ہوں, میں بار بار 4 لفظ استعمال کر رہا ہوں: انتشار, کیوس, اندارکی, فساد. جب آپ نے طے کر لیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود ہم نے الیکشن نہیں کرانے, اور کیوں نہیں کرانے, خان آ جائے گا, خان آ جائے گا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا. بھئی آپ کو اپنی ذات کا دیکھ رہے ہیں, ملک کا نہیں دیکھ رہے. دیکھیں اعتزاز احسن صاحب, آج میں آپ کے ساتھ پہلی ویڈیو میں بھی حوالہ دے چکا ہوں, دوسری میں دوبارہ دے رہا ہوں, کہ وہ کہتے ہیں کہ 1971 کیوں ہوا تھا ثانیہ, جب آپ اپنے عوام کی نہیں مانی تھی, ان کی رائے کو نہیں مانا تھا. عوام جس ذات ہے آپ نے کہا نہیں مانتے, تو یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیں. لیکن میں اصل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خطرناک کریک ڈاؤن دیکھ رہا ہوں میڈیا پر, سوشل میڈیا پر, اور پولیٹیکل ورکرز پر, اور بہت خوفناک, کیونکہ یہ آخری وہ ہے. ایک دفعہ ایک ہاسپٹل میں, پرانی بات ہے, ایک ٹیسٹ کروانے کے لیے گیا, اور وہ ایک ٹیسٹ وہاں پر اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے ایک ٹیسٹ کروانے کے لیے. وہاں پہ اینڈوسکوپیز ہو رہی تھیں, کلونوسکوپیز ہو رہی تھیں, اور اس طرح سے گیسٹرو کا ڈپارٹمنٹ تھا. وہ ایک بندہ جو ہے اس کو صبح سے لٹکایا ہوا تھا, اور اس کی باری نہیں آ رہی تھی, اس کی اینڈوسکوپی ہونی تھی. تو وہ تھوڑا سا جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا, اور وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نا اس دنیا سے میرا دل اکتا گیا, اور میں چاہتا ہوں کہ قیامت آ جائے اور سب مر جائے. تو میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا کہ یار یہ بندہ اتنا کیوں فرسٹریٹڈ ہے, اور اتنا کیوں پریشان ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ میں بھی مر جاؤں اور سب مر جائے. تو وہ جب بول بال کے سائڈ پہ ہو گیا, کہیں ادھر چلا گیا, تو وہاں پر ایک بندہ تھا جو ڈاکٹر کے اسٹاف کا ایک بندہ تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ نا اس کا ہم صبح سے اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ ڈرٹی پیشنٹ ہے. تو میں نے کہا ڈرٹی پیشنٹ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ڈرٹی پیشنٹ یہ ہے کہ یہ ہیپیٹائٹس سی کا آخری سٹیج کا پیشنٹ ہے, اس کو ہم نے لاسٹ میں کرنا ہے. ویسے تو ہم اپنے سارے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ اس کو اسٹیرلائز کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم احتیاطاً اس طرح کے پیشنٹ کو آخر میں کرتے ہیں تاکہ اس کے جرمز ادھر نہ پھیل جائیں. تو یہ نا آخری سٹیج پہ پہنچا ہوا, ینگ آدمی تھا, ینگ لڑکا تھا, مطلب کوئی 30 کے اراؤنڈ ہوگا, لیکن اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بیماری آخری سٹیج پہ پہنچی ہوئی, اس نے بچنا نہیں ہے. تو وہ بندہ اس لیے سب کو مارنے کی خواہش کر رہا تھا کیونکہ اس نے خود نہیں بچنا تھا. تو یہ پتہ نہیں اپروپریٹ ہے نہیں, مگر مجھے یہ مثال اس لیے یاد آ گئی کہ اب یوں کہ نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے تو آنا نہیں ہے حکومت میں, تو اس کے بعد چاہے ادارے تباہ ہوں, چاہے عمران خان ڈوبے, چاہے مارشل لاء لگ جائے, چاہے کوئی اور چیز ہو جائے, کیا فرق پڑتا ہے, ہم نے تو بچنا نہیں ہے. تو یہ والی سچویشن اس وقت نون لیگ کی ہوئی ہے جو کہ بڑی خطرناک ہے. دیکھیں اصل میں مجھے نون لیگ سے کوئی کنسرن نہیں ہے. مجھے نون لیگ کا پتہ, انہوں نے چوری کیا ہے, ڈکیتی کیا ہے, لوٹا ہے, انہوں نے NRO لیا ہے, انہوں نے کیسز معاف کروائے ہیں. میرا تو سوال اداروں سے ہے, ٹھیک ہے کہ نون لیگ تو ہے ہی چور, انہوں نے تو کی ڈکیتی ہے, لیکن ادارے کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں, مریم نواز کہتی ہے کہ ہماری حکومت 28 نومبر سے آئی ہے,
28 नवंबर को उनकी हुकूमत नहीं थी, 27 नवंबर को उनकी हुकूमत नहीं थी। 27 नवंबर को डॉलर का क्या रेट था, आटे का क्या रेट था, गंदम और चीनी का क्या रेट था, शायद ज़रूरत का क्या रेट था, ठीक है, महंगाई की क्या सूरत हाल थी, हमारे ज़र मुबादले के ज़खायर कितने थे, और जब मरियम की हुकूमत आई 28-29 नवंबर से, तो आज क्या सूरत हाल है। वैसे ये जो मरियम तशरीह करती है ना कि हमारी हुकूमत तो 28 से आई है, ये वैसे ही तशरीह है जो आज़म तारडस ने 4-3 वाली की थी। ये सेम वही है, जिसको वो खुद अपनी तसल्ली के लिए तो कह सकते हैं, कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। यानी ये कोई सब्सटेंस नहीं है इस दावे में, इसलिए ये नैरेटिव बना के आप बेच नहीं सकते। यानी आपको नून लीग के हामी भी ये कहते नहीं मिलेंगे जी हमारी हुकूमत या नून लीग की हुकूमत तो देखे ना आई नवंबर में है। कोई अपने लोग उस आर्गूमेंट को बाई नहीं करेंगे तो आप उसको आर्गूमेंट को बनाने में मेहनत क्यों कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। देखें, मरियम नवाज का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनको बेचने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए नैरेटिव नहीं मिल रहा कि मैंने इलेक्शन में किस नैरेटिव के साथ उतरना है। कभी वो इमरान खान के खिलाफ करप्शन का नैरेटिव बनाने की कोशिश करती हैं, कभी वो जजों को मलाइन करने के और सुप्रीम कोर्ट का मैच फिक्स करार देने की कोशिश करती हैं। हालांकि ये वो नैरेटिव हैं जो इलेक्शन में असर नहीं डाल सकते। इलेक्शन में जिन चीज़ों ने असर डालना है उस पर वो कोई नैरेटिव बनाएं या उस पर मेहनत करें तो अलग बात है। तो मुझे लगता है इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज नून लीग को और ख़ासतौर पर मरियम नवाज़ को ये दरपेश है कि उनको जो है वो कोई नैरेटिव नहीं मिल रहा। वैसे अब मरियम को एक और चैलेंज भी दरपेश होने वाला आने वाले दिनों में, हमजा शहबाज भी वापस आ रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ असद भाई कि जो हम बात कर रहे थे कि ख़तरनाक तरीन वक्त शुरू हो गया है, क्योंकि इलेक्शन का जो है वो अनाउंसमेंट हो चुकी है, इलेक्शन रुकवाना है और उसके लिए जो है वो बदतरीन तशद्दुद करना पड़े, लोगों को गिरफ़्तार करना पड़े, उठाना पड़े, गायब करना पड़े, जेलों में डालना पड़े, थ्रेट करना पड़े, नंगा करना पड़े, करंट लगाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई करना पड़े, जजेस को गालियाँ देनी पड़े, ऑडियो जारी करने पड़े, वीडियो जारी करनी पड़े, थ्रेट करना पड़े, किसी के बच्चों को उठाना पड़े, कुछ भी करना पड़े किया जाएगा, लेकिन इलेक्शन को रुकवाने की आखिरी हद तक कोशिश जो है वो की जाएगी। आखिरी बात आपको बता दूं, देखें, आप इलेक्शन को रोक लें 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। आपको पाकिस्तान में चीज़ों को याद रखना चाहिए, 71 को याद रखना चाहिए। शेख मुजीब को आपने बड़ा दबाने की कोशिश की थी, बड़ा दबाने की कोशिश की थी, लेकिन एंड में क्या हुआ था कि शेख मुजीब जो हैं वो ना लावा पकता रहा नफ़रत का, ठीक है। और लोगों ने शेख मुजीब जो हैं वो 163 में से 161 सीटें जीत गए थे, 2 सीटें सिर्फ जो है वो हारे थे, वो एक और पार्टी ले गई थी। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये लोगों के अंदर एक लावा पक रहा है और गुस्सा उबल रहा है। या पहले भी कह चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि ये लोग निहत्ते कुछ भी नहीं कर सकते। जो आज रात को आज सारा दिन की बेचैनी के साथ सोया है ना, वो ज़मान पाक नहीं आके अपने जज्बात का इजहार कर सका, वो किसी प्रोटेस्ट में भी शिरकत नहीं कर सका, वो कल को पहिया जाम हड़ताल होगी उसमें भी नहीं जा सकेगा, वो एहतजाज की कॉल इमरान खान देंगे उसमें भी नहीं आ सकेगा, हो सकता है इमरान खान अपना पहला जलसा करें उसमें भी ना आ सके वो बंदा, लेकिन वो रोज़ाना अपने गुस्से के साथ सोता है। अब उस गुस्से को कहीं तो निकालेगा ना जाके, वो कहाँ निकालेगा, वो बैलेट बॉक्स पे, बैलेट पेपर पे निकालेगा और वो अपने सारी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, बदला वहाँ से जाके निकाल लेगा और फिर ये कहेंगे कि जी ये क्या हो गया हमारे साथ। तो कहने का मतलब है कि ये कतरा 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 करके, मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि अमजद शुएब को जो गिरफ्तार किया और उनकी वो तस्वीर जारी हुई है ना, जिस बंदे को उसका गुस्सा है उसने भी बैलेट पेपर पे निकालना है, जिसको अरशद शरीफ के कत्ल की तकलीफ है उसने भी वो गुस्सा जाके बैलेट पेपर पे निकालना है। तो ये इतनी चीज़ें जमा हो रही हैं, ये इन लोगों को इदराक इस बात का नहीं हो रहा कि हम आवाम को, जो 25 मई को लोगों पर तशद्दुद हुआ था, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ कि मैंने बुजुर्गों को, मतलब बड़े मियाँ साहब, यानी बड़े मियाँ साहब से मेरी मुराद है कि हम हमारी ज़बान में जो है ना, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी में बुज़ुर्ग को बड़े मियाँ साहब कहते हैं। तो 80 साल का बुज़ुर्ग है, साथ अपनी बीवी को लेकर आया हुआ है, उसको ख़तरा भी होता ना कि मैं कोई सी ऐसे पुरतशद्दुद एहतजाज में जा रहा हूँ तो वो ना जाता। 80 साल का आदमी कहाँ जाता है ऐसे एहतजाज में, लेकिन वो अपनी बुज़ुर्ग बीवी को साथ लेकर आया हुआ। और मैंने देखा कि जब निहत्ते बुज़ुर्गों पर पुलिस ने आंसू गैस के शेल मारे तो एक बुज़ुर्ग अपने एक रुमाल से अपने आंसू साफ करते थे और अपनी बीवी के भी माथे पर, उस पर आंखों पे रुमाल रखते थे गीला करके। तो उन सारे लोगों का गुस्सा जो है वो एक शख्स एक वोट है, ये ज़हन में रखें। बिल्कुल ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।